दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगली क्लास को, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे दक्षिण भारत के राजवंश। जिन राजवंशों ने दक्षिण भारत में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था उनमें बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, ये दो बहुत महत्वपूर्ण थे। और पहले हम लोगों ने शुरुआत किया दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना, बाद में मैं आपको बहमनी के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे चल के बहमनी कई हिस्सों में दोस्तों टूट जाता है। जैसे आप बीदर के बारे में पढ़ते हैं, बरार पढ़ते हैं, अहमदनगर पढ़ते हैं, बहमनी के बारे में पढ़ते हैं, गोलकुंडा के बारे में पढ़ते हैं, तो ये 5 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरीके से जब आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो विजयनगर वैसे तो एक ही साम्राज्य था, लेकिन इस पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। कल की क्लास में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि विजयनगर में किस तरह से संगम राजवंश की स्थापना होती है। आपने यह भी पढ़ा कि तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी, जो वर्तमान में कर्नाटक में है, वहां पर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। उनको यह प्रेरणा अपने गुरु माधव विद्यारण्य और सायण से मिला हुआ था। ठीक है, उनकी प्रेरणा से दोस्तों उन्होंने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और अपने पिता संगम के नाम पर दोस्तों संगम राजवंश की स्थापना किया। ठीक है, मतलब यहां पर स्टार्ट होता है संगम राजवंश, जगह का नाम है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे की क्लास करने चल रहे हैं। आप आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि विजयनगर पर संगम वंश के बाद दोस्तों सालुव वंश और सालुव के बाद तुलु वंश का राज होता है। तो चलिए देखते हैं कि इन राजवंशों का इतिहास क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 64वां लेक्चर है। जिन बच्चों ने ये वीडियोज को बीच में देखना शुरू किया है, याद रखेगा पीछे की वीडियोज एक बार जाके देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो ये जो वीडियो सीरीज है, ये जो श्रृंखला मैं चला रहा हूं, ये फाउंडेशन बैच का ट्रायल है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी कितनी बेजोड़ हो पाएगी, कितना बेहतर कंटेंट वहां पर दिया गया है, आपको इसका ज्ञान हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो। आज जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 1891 से लेकर के 1920 तक के सवालों को हम कवर करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हमें नया मिलता है देखने को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि फाउंडेशन बैच हमारा आ चुका है। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग फाउंडेशन बैच बनाया गया, कम प्राइस में दोस्तों 400, 500, 600, 800, बस इसी प्राइस में दोस्तों फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। और शुरू से लेकर के आखिरी तक, एडवांस लेवल तक दोस्तों पूरी तैयारी कराई जा रही है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं और एक एक सवालों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों अगर विजयनगर साम्राज्य पर हम संगम वंश की बात करें, ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 64वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1891 से 1920 तक के सवाल। और आज हम 2 राजवंश के बारे में पढ़ने, एक तो सालू राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा तुलु राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सुनिएगा दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना, विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों, जिसकी स्थापना किया था हरिहर बुक्का ने। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था। कब किया था दोस्तों? तो सन 1336 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था। उस समय दोस्तों किसका काल चल रहा था? तो उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों बादशाह था, उसी के काल में दोस्तों यह स्वतंत्रता हुई थी। और इस पर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में जो पहला राजवंश जो आया है, पहला राजवंश जिसने शासन किया है, उसका राजवंश का नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था संगम राजवंश। वो इन्हीं के पिता का नाम था। ठीक है, संगम वंश। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा दोस्तों कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष द्वितीय। जी हां दोस्तों, विरूपाक्ष द्वितीय दोस्तों ये संगम वंश का आखिरी राजा था। इसी के काल को दोस्तों अशांति का काल कहा गया कि विजयनगर अशांति और अराजकता का एक स्थान बन चुका था। एक जमाने में विजयनगर की भव्य दृष्टि से दोस्तों उसका व्याख्या किया गया, बताया गया है, लेकिन यहां पर दोस्तों इसके काल में चीजें बहुत खराब हो गई। इसका टाइम पीरियड दोस्तों क्या था? तो सन 1465 ईस्वी से लेकर के कब तक दोस्तों? 85 तक, 1485 तक, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पर, 1485 ईस्वी तक दोस्तों याद रखेंगे यहां पर संगम राजवंश चलता रहा। ठीक है, और उसका आखिरी राजा विरूपाक्ष गद्दी पर बैठा रहा। विरूपाक्ष को हटा करके दोस्तों सालू वंश की स्थापना किसने किया? यह हमारे लिए दोस्तों आज का नया सवाल है। तो याद रखें दोस्तों, सालू वंश का संस्थापक कौन था? अगर सवाल ये आए तो क्या बताएंगे? उस वंश का जो संस्थापक था उसी के नाम पर नाम भी पड़ा दोस्तों। इसका संस्थापक था सालू नरसिंह। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? सालू नरसिंह। और इसी सालू नरसिंह के नाम पर दोस्तों क्या पड़ता है? इस वंश का नाम भी क्या पड़ता है? सालू वंश पड़ता है। जिस तरह से यहां संगम वंश क्यों पड़ता है? क्योंकि हरिहर बुक्का ने जो स्थापना किया था वो अपने पिता के नाम पर वंश चलाया था, इसलिए इसका नाम संगम वंश था। संगम के बाद जो सालू वंश है
है इस ये सालू नरसिंह के नाम पर दोस्तों पड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, सालू नरसिंह दोस्तों ये कब से कब तक गद्दी पर रहते हैं, तो सन 1485 से लेकर के 1491 ईस्वी तक दोस्तों ये सालू नरसिंह का शासनकाल है, तब तक दोस्तों एक गद्दी पर विराजमान रहते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं दोस्तों, कितने साल का पीरियड है, केवल 6 साल के लिए ही दोस्तों सालू नरसिंह का राजपाट रहा, ठीक है। मैं यहां बताना चाहूंगा दोस्तों, विरूपाक्ष की हत्या किसने किया था, ये थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ये जो आखिरी शासक है विरूपाक्ष है ना, याद रखेगा, विरूपाक्ष की हत्या उसके पुत्र ने कर दिया था। किसने किया था दोस्तों, उसके पुत्र ने हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद एक सेनापति रहता है नरसा नायक, सेनापति रहता है दोस्तों नरसा नायक। अभी तो नरसा नायक दोस्तों बादशाह नहीं बनेगा, लेकिन ये नरसा नायक दोस्तों आगे चल के बादशाह बनेगा। जब इसकी हत्या हो जाती है तो नरसा नायक ने दोस्तों सालू नरसिंह को गद्दी पर बिठाता है, वो इसकी मदद करता है, उसको याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सालू नरसिंह का भी बाद में सेनापति बनता है, पहले दोस्तों विरूपाक्ष के यहां पर था, बाद में सालू नरसिंह के यहां आ जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। लिख रहा उड़ीसा के किस शासक ने सालुओं को पराजित किया था। सालू का तात्पर्य क्या दोस्तों, सालू नरसिंह को दोस्तों पराजित किया था और बंदी भी बना लिया था दोस्तों, तो उसका नाम क्या था, आपसे सवाल पूछ रहा है तो याद रखेगा दोस्तों, उड़ीसा के शासकों को दोस्तों गजपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गजपति कहा जाता था। क्यों दोस्तों, उड़ीसा जो है ना, ये हाथियों का बहुत बड़ा दोस्तों यहाँ भंडार था, यहाँ के जो जंगल थे, यहाँ बड़ी मात्रा में दोस्तों हाथी मिलते हैं, इसलिए हाथी गुम्फा अभिलेख वगैरह का नाम सुना होगा। या जो खास करके कलिंग वाला बेल्ट था ना, उस कलिंग बेल्ट में दोस्तों बहुत ज्यादा दोस्तों हाथियां पाई जाती थी। तो उड़ीसा जब भी आए तो अपने मन में दोस्तों गजपति याद रखेगा, गजपति शासक पुरुषोत्तम ने दोस्तों पराजित किया था, ठीक है। गजपति शासक पुरुषोत्तम ने पराजित किया था। सर आप ये वाला सवाल क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पुरुषोत्तम ने पराजित भी किया और सालू नरसिंह को बंदी भी बनाया, और बंदी बनाने के बाद में दोस्तों कैद से रिहा भी कर दिया, छोड़ भी दिया, ठीक है। और जब यहां से वापस लौट के जाता है सालू नरसिंह, तब थोड़ा बहुत दोस्तों और काम करता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये हाथी से याद आ गया गजबेटकर, याद रखेगा, पूछता है सवाल गजबेटकर की उपाधि किसने धारण किया था, तो आपको पढ़ाया गया होगा देवराय द्वितीय के बारे में, ठीक है। देवराय द्वितीय ने दोस्तों गजबेटकर की उपाधि धारण किया था। गजबेटकर क्या है दोस्तों, तो याद रखेगा हाथियों का शिकार करने वाला। जी हां दोस्तों, संगम वंश का राजा था देवराय द्वितीय, उसे गजबेटकर भी कहते थे। यह सवाल भी याद रखेगा, गजपति से याद आ गया गजबेटकर, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है सालू नरसिंह का उत्तराधिकारी कौन रहा। जी हां दोस्तों, सालू नरसिंह के बाद दोस्तों गद्दी पर कौन बैठा, तो आपको समझ में आएगा ना। सालू नरसिंह कौन था दोस्तों, याद रखेगा, सालू नरसिंह संस्थापक था किस वंश का, सालू वंश का। किसका दोस्तों, तो सालू वंश का यह संस्थापक था, इसको ध्यान दीजिएगा। सालू वंश का क्या था, संस्थापक था। और ये गद्दी पर दोस्तों कब से कब तक रहा, तो याद रखेगा 1485 से लेकर के 1491 ईस्वी तक दोस्तों ये गद्दी पर बैठा रहा। केवल 6 साल के लिए ही गद्दी पर रहता है, लड़ाई होती है, पुरुषोत्तम से हार जाता है, बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। चलिए इसका उत्तराधिकारी कौन होता है, तो इसका उत्तराधिकारी है इम्माडी नरसिंह। क्या नाम है दोस्तों, इम्माडी नरसिंह। जी हां दोस्तों, इम्माडी नरसिंह याद रखेगा, ये सालू नरसिंह का क्या है, उत्तराधिकारी है। और 1491 में उनका शासन खत्म हो रहा है और इनका शासन शुरू हो रहा है। तो 91 से लेकर के दोस्तों, ठीक है, 1491 से लेकर के 1505 ईस्वी तक, जी हां दोस्तों 1505 ईस्वी तक दोस्तों ये इम्माडी नरसिंह दोस्तों गद्दी पर बैठते हैं। लिख रहा है इम्माडी नरसिंह के अल्प वयस्कता का लाभ। दोस्तों जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो इनकी उम्र दोस्तों 18 वर्ष से कम होती है। तो लिख रहा है दोस्तों इम्माडी नरसिंह के अल्प वयस्कता का लाभ दोस्तों किसने उठाया, तो पीछे दोस्तों मैंने एक नाम बताया था, नरसा नायक, जो सेनापति रहता है और सालू नरसिंह की मदद करता है एक नया राजवंश बनाने में, वो नरसा नायक दोस्तों इसका फायदा उठाएगा, ठीक है। कौन है दोस्तों, वो नरसा नायक दोस्तों। अब जाकर के यहां पर दोस्तों फायदा उठाता है। और नरसा नायक ने क्या किया, याद रखेगा, इसकी अल्पव्यवस्था का फायदा कैसे, ऐसे नहीं कि इसको गद्दी से हटा दिया, इसको गद्दी पर रहने दिया। जैसे अकबर गद्दी पर था और उसका संरक्षण कौन कर रहा था, बैरम खां कर रहा था, उसी तरीके से इसको गद्दी पर बैठे रहने दिया। इम्माडी नरसिंह को अपने संरक्षक बन गया और इसी नरसा नायक ने उत्तर भारत की विजय की। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत की विजय। जी हां दोस्तों, अब यहां देखिए, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा पहली बार उत्तर भारत की विजय किसने किया, तो बताइएगा नरसा नायक ने। और किसके लिए किया, तो इम्माडी नरसिंह, क्योंकि वही राजा है, वही शासक है, इसलिए बात भी आप याद रखेगा, ठीक है। इतना ही नहीं दोस्तों, पेनकोंडा वगैरह का किला का नाम सुना होगा, उस पेनकोंडा किले वगैरह को भी इम्माडी नरसिंह ने क्या कर लिया, जो है शुरुआत में जीता था। बाद में दोस्तों जब ये नरसा नायक बढ़ते बढ़ते और आगे चला जाएगा, तो अब इसको लगा कि यार हम संरक्षण में क्यों हैं, मतलब सॉरी,
हम इमादी नरसिंह का संरक्षण क्यों कर रहे हैं? फिर जब 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 यहां पर दोस्तों अब उसके मन में अहंकार जागेगा, ठीक है, थोड़ा स्टोरी को आगे बढ़ा रहा हूं, अहंकार जागेगा और फिर वो क्या करता है, इमादी नरसिंह को, ठीक है, जीते गए पेनकोंडा के किले में कैद कर लेता है। कहां पर दोस्तों? पेनकोंडा किले में क्या कर लेता है? किले में कैद कर लेता है। किसे दोस्तों? इमादी नरसिंह को दोस्तों कैद कर लिया जाता है। समझ में आ गया क्यों कैद कर रहा है? शुरुआत में तो संरक्षण देता है, बाद में दोस्तों क्या करता है, जब इसको लगता है कि अब मैं पावरफुल हो गया हूं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तब वो स्थिति का फायदा उठाता है और तब क्या करता है, इमादी नरसिंह को कैद कर लिया जाता है। लिख रहा है नरसा नायक की सबसे बड़ी विजय क्या थी? नरसा नायक ने तो अभी उत्तर भारत को जीता और यही इसकी विजय नहीं थी। नरसा नायक ने एक एक करके सबको हराया। सबसे पहले चोल को हराया, उसके बाद पांड्य को हराया, उसके बाद चेर को हराया। सर ये राजवंश जो चल रहे थे इनको भी नरसा नायक ने हराया था? जी हां। इतना ही नहीं, उसके बाद दोस्तों क्या किया और सुनिए, उड़ीसा में उस समय शासन चल रहा था, उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र को भी हराया। किसे हराया दोस्तों? प्रताप रुद्र। जी हां दोस्तों, प्रताप रुद्र को भी हराया। इतना ही नहीं, सब में प्लस कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, सब में प्लस, ठीक है। तो ये प्रताप रुद्र को हराया। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा दोस्तों तो उसने बीजापुर को हराया और आगे बढ़ा दोस्तों उसने बीदर को हराया। सर ये आप फालतू में लिखते जा रहे हैं या फिर सच में सब हराया था भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उसने बीजापुर को भी थोड़ा हटाया, बीदर को हटाया, मदुरा को हराया, फिर श्रीरंगपट्टनम को हराया, जीता, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम वगैरह पे यहाँ जो छोटे मोटे राजा वगैरह थे या कोई था, उन सबको दोस्तों जीतते हुए इसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार कर लिया। देखिए विजयनगर साम्राज्य बड़ा हो चुका है। क्यों? ये विजयनगर साम्राज्य में ही तो सालू वंश चल रहा है और ये सालू वंश में अब नरसा नायक आ चुका है, तो एंट्री हो चुकी नरसा नायक की, इसको याद रखेगा, ठीक है। अच्छा सर एक बात है, ये जो विस्तार कर रहा था तो क्या अपने आप को राजा घोषित कर दिया था? नहीं, राजा नहीं घोषित किया था, अभी संरक्षण के तौर पर दोस्तों उनको कैद करके रखा था, लेकिन अपने आप विजय वो करते चला जा रहा था, अभी राजा नहीं घोषित किया अपने आप को, ठीक है। लिख रहा इमादी नरसिंह की हत्या किसने कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ये नरसा नायक है ना, नरसा नायक जो है, जब इसने क्या कर दिया, आपने पढ़ा कि इमादी नरसिंह को दोस्तों कैद कर लिया गया था। कहां पर दोस्तों? पेनकोंडा के किले में। कहां पर कैद किया गया था? पेनकोंडा किले में दोस्तों एक कैद था। तो होता क्या है कि जो नरसा नायक का पुत्र था ना, उसने सोचा कि पापा आप ये बताओ, इमादी नरसिंह को कैद काहे किए हो? आप तो राजा बन सकते हो, और आप राजा बन सकते हो तो इसको कैद करके रखने की क्या जरूरत है? मारो, हटाओ इसको, इसकी हत्या कर दो और गद्दी संभालो। तो दोस्तों नरसा नायक ने तुम नहीं माना, लेकिन नरसा नायक का पुत्र था वीर सिंह नायक, ठीक है। नरसा नायक का पुत्र वीर सिंह नायक, जी हां दोस्तों, वीर सिंह नायक, इसने क्या किया दोस्तों? इसने इस पेनकोंडा के किले में जाकर के इमादी नरसिंह की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद कहा पापा आप गद्दी सटो, हम गद्दी संभालते हैं, हम गद्दी संभालते हैं। तो नरसा नायक कभी गद्दी पर नहीं बैठा, लेकिन उसका पुत्र दोस्तों यहां गद्दी पर आसीन हो जाता है। और ये सारी घटना कब की है? तो 1505 ईस्वी की घटना है, ठीक है। क्योंकि 1511 में तो आपने पढ़ा, सॉरी 1491 में तो गद्दी पर बैठा है और ये 1505 तक दोस्तों रहता है। तो 1505 में दोस्तों इसका इतिहास यही है कि इसकी हत्या कर दिया जाता है, किसके द्वारा? वीर सिंह नायक के द्वारा। और ये कौन है? नरसा नायक का पुत्र है। ये सारी बातें रखिएगा यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब जब हत्या हो जाती है तो इसने कहा पापा देखो वो पुराने लोग थे, अब हम सालू वंश के नहीं हैं, अब हम एक नया वंश स्थापित करेंगे। ओह शिट, गला मोलम निकल जा रही, ठीक है। तो लिखा था दोस्तों यहां पर एक नया वंश स्थापित करेंगे। और अब यहां पर देखिए आपको एक लाइन यहां पे दीजिए आप, ठीक है, एक लाइन दीजिए और यहां पर देखिए एक नए राजवंश की शुरुआत होती है। एक नया राजवंश दोस्तों यहां से अब ये शुरू होने जा रहा है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब ये नया राजवंश दोस्तों कौन आ गया? सुनिएगा। अब सिंपल सी बात है ना भाई, सालू वंश के अगर राजाओं को मार दिया गया तो अपने आप को उस राजवंश का कहलाने का कोई मतलब है नहीं। तो यहां पर दोस्तों तुलु वंश की स्थापना की जाती। अब तुलु वंश की स्थापना कौन करेगा? ये बात बताओ, ये सारा हत्या करके पूरा प्लान किसका था? वीर सिंह नायक का। तो जाहिर सी बात है भाई, ये वीर सिंह नायक ही गद्दी पर बैठेगा यहां पर, ठीक है। तो याद रखेगा वीर सिंह नायक यहां गद्दी पर बैठता है। ये कौन है? नरसा नायक का पुत्र है और इसी ने दोस्तों तुलु वंश की स्थापना किया है। तुलु वंश दोस्तों अच्छा ये कब से कब तक था
दोस्तों तो केवल 4 साल के लिए 1505 पे गद्दी पर बैठेगा और 1509 तक में दोस्तों 4 ही साल में क्या हो जाएगा, ओवर एंड आउट। जी हां दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये आपका अच्छा सवाल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सालू वंश की बात करें तो सर सालू वंश तो बड़ा कम चला है। अगर हम यहां पे अलग से लिख दें सालू वंश, तो सर अभी तो सालू वंश शुरू हुआ था 1485 में। ठीक है, और तब तक 1505 में सालू वंश समाप्त भी हो गया। तो सर क्या इसका केवल 20 साल का इतिहास था? जी हां दोस्तों, अब क्या करें, जब इतना कम इतिहास है तो है, 20 साल का इतिहास है। सर अच्छा तुलु वंश दोस्तों कब स्टार्ट होगा और कब से कब तक चलेगा? ये थोड़ा लंबा चलेगा। तुलु वंश दोस्तों 1505 में स्टार्ट होगा और करीब 1570 ईस्वी तक दोस्तों तुलु वंश चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है वीर सिंह ने किस पुर्तगाली गवर्नर से समझौता किया? ठीक है, अच्छा पहले बात तो ये बताइए सर, ये वीर सिंह को पुर्तगाली गवर्नर से समझौता करने की जरूरत क्या पड़ गई? तो जरूरत ये थी दोस्तों कि हम हमारे देश से विदेशों में या पुर्तगालियों के साथ जो मसाले वसाला का व्यापार करते तो अपनी जगह था, मुख्य रूप से विजयनगर से जो व्यापार होता था वो घोड़े का व्यापार होता था। ध्यान दीजिएगा, तो वीर सिंह जो क्या करता था दोस्तों, इस समझौते के तहत घोड़े का व्यापार जो होता था दोस्तों, ये घोड़े के व्यापार से संबंधित ही ये समझौता होता है। और उस समय पुर्तगाली गवर्नर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा दोस्तों इतिहास तो 1498 में आपने पढ़ा होगा कि 1498 ईस्वी में कौन आया था दोस्तों, वास्को डिगामा भारत आया था पहली बार। ठीक है, वास्को डिगामा दोस्तों ये भारत आया था, जो पहला पुर्तगाली व्यक्ति था। फिर वापस जाता है, वापस फिर से दोस्तों 1501 में दोबारा आता है। ठीक है, और तब से फिर धीरे धीरे पुर्तगालियों को सारी चीजें रास्ता पता चल जाता, तो वहां के जो कमांडर वगैरह रहते हैं वो सब भी आ जाते। तो यहां पर अल्मीड़ा आता है, पहली बार कौन आता है, अल्मीड़ा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आप अल्बुकर्क के बारे में पढ़ेंगे, तो पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा रहता है, ये आकर समझौता करता है, घोड़े से संबंधित दोस्तों समझौता रहता है, घोड़े के व्यापार से संबंधित। और यह समझौता किससे होता है, यह वीर सिंह नायक से यह समझौता किया गया था। ठीक है, अच्छा एक सवाल और यहां पर इंपॉर्टेंट है, वीर सिंह नायक ने एक उपाधि धारण किया था, जरा उसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वीर सिंह नायक की उपाधि दोस्तों, इसकी उपाधि क्या थी, तो इसे कहा जाता था दोस्तों द्वितीय बता पहाड़। क्या कहते थे दोस्तों, द्वितीय बता पहाड़। ठीक है, क्या कहते थे, द्वितीय बता पहाड़। अच्छा द्वितीय अगर इसको कहते थे सर, तो प्रथम बता पहाड़ किसे कहते थे, प्रथम बता पहाड़ ये कहा जाता था विरूपाक्ष द्वितीय को। किसे कहा जाता था, विरूपाक्ष द्वितीय को दोस्तों प्रथम बता पहाड़ कहा जाता था। ठीक है, और ये द्वितीय बता पहाड़ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो ये विरूपाक्ष द्वितीय कौन था, ये दोस्तों संगम वंश का आखिरी राजा था, संगम वंश का आखिरी राजा था। और वीर सिंह देव जो था दोस्तों, ये गद्दी पर तो बैठ चुका है, यहां पर नरसा नायक का पुत्र है, हत्या तो इसी ने कर ही दिया है। अब बैठने के बाद तब एक नया राजवंश शुरू करता है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों जो सालू वंश का में आखिरी पे नाम आता है वीर सिंह नायक का, वो द्वितीय बता पहाड़ के नाम से जाना जाता है। जरा इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा किसने वीर सिंह का वर्णन एक धार्मिक राजा के रूप में किया है? एक्चुअली में ऐसा था नहीं, धार्मिक राजा वजह नहीं था दोस्तों, लेकिन इसका वर्णन मिलता है। और किसने किया दोस्तों, तो याद रखेगा पहली बार इसका वर्णन नूनीज ने किया, एक धार्मिक राजा के रूप में, ये आप याद रखेगा। और ऐसा क्यों किया नूनीज ने, क्योंकि दोस्तों नूनीज ने लिखा कि वो पवित्र स्थानों पर दान करता था। जी हां दोस्तों, पवित्र स्थानों पर दान करता था, इसी वजह से दोस्तों उसे एक धार्मिक राजा कहा गया। ठीक है, और एक चीज और दोस्तों, वीर सिंह ने एक इंपॉर्टेंट काम यह किया था जो याद रखने योग्य है। वीर सिंह ने अपने यहां के नागरिकों को प्रेरित किया था, नागरिकों को युद्ध में भाग लेने के लिए दोस्तों प्रेरित किया था, भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। क्यों, क्योंकि दोस्तों उसकी सेना और बड़ी हो, या सब लोग कम से कम जो है युद्ध की ट्रेनिंग रखें, जरूरत पड़ने पर जो राज्य के नागरिक हैं वो भी दोस्तों अपनी सेवाएं दे सकें। तो ये काम पहली बार दोस्तों वीर सिंह ने किया था। और किस वंश का राजा है, अब सालू वंश समाप्त हो चुका है, तुलु वंश की शुरुआत हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिख रहा दोस्तों, और इसका टाइम पीरियड तो और भी कम है, आपने पढ़ा दोस्तों 1505 में आएगा और 1509 में विकेट गिरने वाला इसका। ठीक है, लिख रहा वीर सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। हाँ अब देखिए यहां पर टाइम चेंज हो रहा है, और अब यहां पर दोस्तों उत्तराधिकारी की बात हो रही, तो इसका उत्तराधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, महान राजा कृष्णदेव राय। जी हां दोस्तों, और ये सर वो वाले कृष्णदेव राय, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनके बारे में, सर ये वही वाले हैं ना, आई थिंक बाबर ने अपने बाबरनामा में बताया है कि दक्षिण भारत का सबसे सुप्रसिद्ध सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, कृष्णदेव राय था। सर बाबर ने कहा है ना, जी हां दोस्तों कहा है, आपने बिल्कुल सही सोचा। तो वीर सिंह का उत्तराधिकारी ये कृष्णदेव राय जी जो है दोस्तों, याद
रखिएगा तुलु वंश से संबंधित हैं। ठीक है, किस वंश से संबंधित हैं? ये तुलु वंश से संबंधित हैं। अच्छा, कब से कब तक दोस्तों गद्दी पर बैठेंगे? तो 1509 से लेकर के दोस्तों 1529 ईस्वी तक दोस्तों इनका शासन रहता। मतलब जब बाबर का दहिंड होता है ना, तो वहीं पर दोस्तों कृष्णदेवराय का भी दहिंड आपको याद रखना। वैसे बाबर का दहिंड 29 में नहीं 30 में हुआ, 1530 में, क्योंकि 26 में पानीपत का प्रथम, 27 में आपका दोस्तों ये राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध, 28 में घाघरा का युद्ध, मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध, और आखिरी में घाघरा का युद्ध। ये 4 युद्ध हुआ है। तो 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, हाँ 29 में आखिरी युद्ध लड़ा गया था, लेकिन 30 आते आते तक दोस्तों बाबर की मृत्यु हो चुकी थी, याद रखेगा। और 29 में इनका भी चैप्टर यहां पर क्लोज हो रहा है। ये अच्छा थे कौन? तो याद रखेगा ये नरसिंह के भाई थे। ठीक है, ये कौन थे दोस्तों? ये नरसिंह के भाई थे दोस्तों, याद रखेगा नरसिंह के भाई थे। ठीक है, एक खानदानी चल रहा है। लिख रहा है दोस्तों कृष्णदेव राय ने, अच्छा कृष्णदेव राय के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई दोस्तों जिस तरह से इसके खानदान में दादा या परदादा कह सकते हैं नरसा नायक ने बहुत बड़ी विजय हासिल किया था। आपने पढ़ा ना नरसा नायक के बारे में कि उत्तर भारत की विजय किया, बीजापुर बीदर की विजय किया। ठीक है, उसके बाद जो छोटे छोटे प्रांत थे मदुरा वगैरह, श्रीरंगपट्टनम वगैरह, उसको भी जीता। उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र को हराया नरसा नायक ने, वो आपने पढ़ा। उसी तरह से कृष्णदेव राय भी बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय ने बीदर के, जी हाँ दोस्तों, बीदर के किस सुल्तान को दोस्तों हराया था? तो उस समय बीदर का सुल्तान था महमूद शाह। कौन था दोस्तों उस समय बीदर का सुल्तान? कौन था? याद रखेगा महमूद शाह को हराया था। ठीक है, कब दोस्तों ये लड़ाई हुआ था? तो 1509-10 जैसे गद्दी पर बैठते हैं, पहला शुरुआत यहीं से श्री गणेश करते हैं। ठीक है, और इस युद्ध को नाम क्या दिया जाता है? इसको कहा जाता है अदोनी का युद्ध। क्या कहा जाता है दोस्तों? अदोनी का युद्ध कहा जाता है। अदोनी नामक एक स्थान है, उसी के समीप दोस्तों कृष्णदेव राय और बीदर के शासक महमूद शाह के मध्य यह पहला युद्ध हुआ था। और यहीं से कृष्णदेव राय ने क्या किया? श्री गणेश किया। और एक एक करके आप देखिए किसको किसको हराते हैं। ठीक है, अगला सवाल, कृष्णदेव राय ने बीजापुर के किस सुल्तान, देखिए अब आपको एक एक में नोट कराते चल रहा हूं। ठीक है, आपने पीछे क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि बीदर के सुल्तान महमूद शाह को हराया। किसे हराया दोस्तों? बीदर के सुल्तान महमूद शाह को हराया। ठीक है, महमूद शाह को हराया, आपने एक सवाल पढ़ा। अब देखिए बीजापुर के किस सुल्तान को हराया था? तो उस समय बीजापुर में दोस्तों यूसुफ आदिल खां का शासन चल रहा था। किसका चल रहा था? यूसुफ आदिल खां, जिसने बीजापुर की स्थापना किया था दोस्तों, यूसुफ आदिल खां, उसको दोस्तों हराया था। कब? ये टाइम पीरियड दोस्तों है 1512 ईस्वी। जी हां दोस्तों, 1512 ईस्वी में इनको हराया। ठीक है, और महमूद शाह को कब हराया था? तो 1509-10 के दौरान दोस्तों हराया था। ठीक है, 9-10 के दौरान इनको, फिर 12 में आकर के यूसुफ आदिल खां को हराया। और यहां इनको हराने के बाद आपने पढ़ा होगा दोस्तों संगम वंश में लड़ाई चल रहा था रायचूर को लेकर के, तो याद रखेगा यहां पर रायचूर पर अधिकार कर लिया। जी हां दोस्तों, रायचूर पर अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया दोस्तों? तो राजा कृष्णदेव राय का रायचूर पर अधिकार हो गया। और इसके अलावा दोस्तों प्लस याद रखेगा गुलबर्गा किला को जीत लिया। किसको जीता दोस्तों? गुलबर्गा किला। जब ये बीजापुर के अंतर्गत ही आता था गुलबर्गा, ठीक है, तो गुलबर्गा किले को भी दोस्तों जीत लिया और यूसुफ आदिल खां की यहां पर हार हो जाती। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। लिख रहा कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के किस शासक के से युद्ध किया? नरसा नायक ने युद्ध किया था प्रताप रुद्र के साथ। और कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के किस शासक से साथ युद्ध किया? तो अभी भी दोस्तों प्रताप रुद्र गद्दी पर रहते हैं और प्रताप रुद्र के साथ ही युद्ध किया। और प्रताप रुद्र को एक बार नहीं 4 बार हराया। ठीक है, कृष्णदेव राय ने 4 बार हराया दोस्तों। किसे हराया 4 बार? तो याद रखेगा प्रताप रुद्र को दोस्तों 4 बार हराया। ये वाली लड़ाई कब हुई दोस्तों? तो जाहिर सी बात है 4 बार हराएगा तो लंबी लड़ाई चलेगी। तो 13 से लेकर के 18 तक दोस्तों लगातार ये उड़ीसा को जीतने में लगे रहे राजा कृष्णदेव राय। एक एक करके स्टेप याद रखेगा। पहले आपने पढ़ा कि बीदर को हराया, बीदर में महमूद शाह को हराया 1509-10 के दौरान। फिर 1512 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को हराया। फिर उसके बाद दोस्तों 13 से लेकर 18 तक 4-5 साल तक लगा इनको लगातार उड़ीसा पे धावा बोले रहे। और अंततः प्रताप रुद्र ने क्या किया? जब देखा कि अब लड़ाई बहुत हो गई है, अब कुछ हो नहीं सकता, तो प्रताप रुद्र ने क्या किया दोस्तों? अपनी पुत्री का विवाह राजा कृष्णदेव राय से कर दिया। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सवाल भी मैं एक अलग पेन से लिख देता हूं। ठीक है, लिखिएगा यहां पर प्रताप रुद्र ने, याद रखिएगा प्रताप रुद्र ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया दोस्तों? कृष्णदेव राय से किया। कृष्णदेव
राय से किया। ये सरेंडर होके दोस्तों कि भैया आप नहीं लड़ पाएंगे, ये वाला काम दोस्तों यहां पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा, देखिए बीदर का काम हो गया है, बीजापुर का काम हो गया, उड़ीसा का काम हो गया, अब नंबर लगा गोलकुंडा का। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के किस सुल्तान को हराया? सर ये कितना पावरफुल थे भाई, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन थे तो थे। ठीक है, तो लिखिएगा सुल्तान कुली शाह। क्या नाम दोस्तों? सुल्तान कुली शाह को दोस्तों हराया, जो कि गोलकुंडा का राजा था। जी हां दोस्तों, सुल्तान कुली शाह या इसे कुली कुतुब शाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कुली कुतुब शाह भी कहते हैं, पूरा नाम है कुली कुतुब शाह। ठीक है, सुल्तान कुली कुतुब शाह जिन्होंने गोलकुंडा की स्थापना किया था, उन्हें भी दोस्तों राजा कृष्णदेव राय ने हराया। तो अभी तक 4 लोग हार चुके हैं। फिर से याद करिए दोस्तों, सबसे पहले बीदर पे हमला किया और वहां के शासक महमूद शाह को हराया। फिर बीजापुर पे हमला किया, वहां के शासक यूसुफ आदिल खां को हराया। फिर उड़ीसा पर हमला किया, वहां के शासक प्रताप रुद्र को हराया। फिर गोलकुंडा पे हमला किया, वहां के शासक कुली कुतुब शाह को हराया। ठीक है, यही है ना, कुली कुतुब शाह को हराया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई, इतनी नहीं तो सैंपल के तौर पे दिखाया जा रहा दोस्तों। आप चाहें तो इन किताबों को परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह है। आप जहां से चाहें वहां से देख सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं अगर किसी तरह का डाउट है कि कैसे खरीदें, कब आएगी किताब, सब कुछ आपको जानकारी यहां से मिल जाएगी। जिस तरह से आपको इस फ्री वाली क्लास में इतना बेहतर कंटेंट मिल रहा ना, उसी तरीके से दोस्तों इस क्लास में भी आपको शानदार कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, लिख रहा कृष्णदेव राय का अंतिम सैनिक अभियान कौन था? भाई कृष्णदेव राय ने तो बहुत कुछ जीता, एक बार नोट करिए दोस्तों। आपने पढ़ा दोस्तों, सबसे पहले बीदर पर हमला किया और बीदर में महमूद शाह को हराया। किसे हराया? महमूद शाह को हराया। ठीक है, फिर इन्होंने किस पर हमला किया? फिर इन्होंने बीजापुर पे हमला किया। बीजापुर पे हमला किया, वहां के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया। यूसुफ आदिल खां, आदिल शाह, घबराए मत करिए, एक ही है। ठीक है, इनको हराया। फिर उन्होंने उड़ीसा पर हमला किया। ठीक है, और यहाँ के शासक प्रताप रुद्र को हराया और इनकी पुत्री से विवाह भी किया। फिर उन्होंने गोलकुंडा पर हमला किया और यहाँ के शासक कुली कुतुब शाह को हराया। ठीक है, ये दोस्तों इतने लोगों को ऑलरेडी पहले से हरा चुके, जिनके बारे में पिछले सवालों में हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, अब दोस्तों इनका आखिरी सैनिक अभियान जो था, वो सैनिक अभियान पुनः बीजापुर के साथ हुआ। जी हां दोस्तों, बीजापुर, जहां यूसुफ आदिल शाह को पहले भी हरा चुके हैं, लेकिन अब यहां पर इस्माइल खां आ चुका है। कौन आ चुका दोस्तों? इस्माइल शाह आ चुका है। खां या इस्माइल शाह आ चुका है। याद रखिएगा, अभी इस्माइल शाह के साथ युद्ध करते हैं और इस्माइल शाह के विरुद्ध ही ये लड़ाई होती है। और इसमें दोस्तों बहुत लोग हिस्सा लेते हैं। 1520 में दोस्तों ये लड़ाई होती है और इसमें बुरी तरह से दोस्तों इस्माइल शाह पराजित होता है और साबित हो जाता है कि राजा कृष्णदेव राय बहुत ही शक्तिशाली शासक हैं। इसीलिए बाबर ने इनके बारे में वर्णन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा कृष्णदेव राय ने किस पुर्तगाली गवर्नर से हाथ मिलाया? जी हां दोस्तों, इसके पहले भी दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था। तो तुलु वंश का संस्थापक जो था, तुलु वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तुलु वंश का संस्थापक आप तो भूलने लगे। ठीक है, तो कौन था? याद रखेगा, वीर सिंह। कौन था दोस्तों? वीर सिंह नायक, पिता का नाम नरसा नायक। ठीक है, तो वीर सिंह नायक ने दोस्तों किसके साथ किया था? तो आपने पढ़ा था दोस्तों अल्मीड़ा के साथ। किसके साथ किया था? अल्मीड़ा के साथ। तो घोड़े वाला समझौता हुआ था, लेकिन कृष्णदेव राय ने भी उसी घोड़े वाले समझौते को कंटिन्यू किया। लेकिन अब यहां पर दोस्तों नया नाम आएगा अल्बुकर्क का। जी हां दोस्तों, किसका नाम आता है? अल्बुकर्क का नाम आता है। तो अल्बुकर्क एक नया पुर्तगाली गवर्नर है। ठीक है, उनसे दोस्तों एक संधि हो जाता है और अब अल्बुकर्क केवल और केवल विजयनगर ही घोड़े की खरीद बिक्री कर सकता था। बाहर किसी के साथ वह कोई समझौता या संधि नहीं कर सकता था। इसके लिए अल्बुकर्क के साथ एक और भी संधि होता है कि कृष्णदेव राय कहते हैं कि भैया हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, लेकिन आप मुसलमानों से गोवा छीनकर हमें देंगे, ये वादा करिए। और यहां पर पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को छीना जाता है विजयनगर में शामिल करने के लिए। ये भी आप याद रखेगा। खैर, इतिहास की बातें हैं। लिख रहा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जी हां दोस्तों, बाबरनामा में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? तो याद रखेगा कृष्णदेव राय को ही। जी हां दोस्तों, कृष्णदेव
राय को ही दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली बताया गया है, जो 1509 पर गद्दी पर बैठे हैं और 1529 ईस्वी तक दोस्तों 20 साल में दोस्तों लगातार हमला करके एक एक करके दोस्तों सभी शासकों को पराजित किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है कृष्णदेव राय के समय में कौन भारत आया। जी हां दोस्तों, जब भारत आने की बात आती तो किसी न किसी विदेशी यात्री की बात आती है। याद रखिएगा दोस्तों, इनके शासनकाल में कौन आया था, तो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस। जी हां दोस्तों, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस। जी हां दोस्तों, डोमिंगो पायस दोस्तों भारत आया था, याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों बारबोसा का नाम सुना होगा, उसका पूरा नाम था डुआर्ट बारबोसा। क्या नाम था दोस्तों, डुआर्ट बारबोसा। ये दोस्तों विदेशी यात्री था और इनकी संधि दोस्तों किससे हुई थी, संधि, तो याद रखिएगा संधि किए थे अल्बुकर्क के साथ। किससे किए थे दोस्तों, अल्बुकर्क के साथ दोस्तों संधि थी, तो ये भी याद रखेंगे। ये कृष्णदेव राय से संबंधित बहुत अच्छा सवाल है, ये बार बार आता है परीक्षा में। ठीक है, अगला लिख रहा है कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवियों को, जी हां दोस्तों, तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों, इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। इन तेलुगु कवियों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। एक सवाल और भी देता दोस्तों, अष्ट प्रधान कहां रहते थे, अष्ट प्रधान, तो दोस्तों अष्ट प्रधान की जब बात करेगा तो बताएगा वो शिवाजी का शासनकाल में थे। ठीक है, शिवाजी के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य के बारे में, तब वहां पढ़ेंगे अष्ट प्रधान के बारे में। यहां पर अष्ट दिग्गज की बात होती है, तो अष्ट दोनों तरफ, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, तभी मैं बता रहा हूं। लिख रहा है कृष्णदेव राय की प्रमुख रचना का नाम क्या है दोस्तों, तो अमुक्त माल्याद का नाम सुना होगा, वो कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध रचना है। नाम क्या दोस्तों, आमुक्त माल्याद। जी हां दोस्तों, आमुक्त माल्याद दोस्तों ये सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचना है दोस्तों। ठीक है, और एक और रचना दोस्तों जो संस्कृत में लिखा गया है, जाम्बवती कल्याणम, ये तो एक हो गया। ठीक है, दूसरा दोस्तों जाम्बवती कल्याणम। जी हां दोस्तों, जाम्बवती कल्याणम। देखिए मुझे पता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही रचना का नाम पता है, अमुक्त माल्याद, आपको जाम्बवती कल्याणम नहीं पता है, जो कि संस्कृत का एक नाटक था, उसकी रचना भी दोस्तों राजा कृष्णदेव राय जी ने किया है। इसे भी आपको याद रखना होगा। देखिए स्टडी 91 पर अगर कुछ नया नहीं मिलेगा तो फिर बच्चे क्यों आएंगे 91 पर। ठीक है, और हम हमेशा से अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए, अपने स्टडी मटेरियल के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। तो आपको अब भरोसा हो गया होगा कि नहीं सर, आप जो पढ़ा रहे हैं एकदम एक नंबर की चीजें हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी किताब से आप चैप्टर ओपन करके पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा कि यार सब कुछ जाना पहचाना सा है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है राजा कृष्णदेव राय ने किस मंदिर का निर्माण कराया। देखिए जब मंदिर का नाम आए तो एक सवाल और जोड़िएगा, परीक्षा में आया है कि राजा कृष्णदेव राय ने किस नगर का निर्माण कराया, तो याद रखिएगा दोस्तों इन्होंने नागलापुर, जी हां दोस्तों, नागलापुर नामक एक नगर बसाया था। यह सवाल भी आया परीक्षा में, कई बार आया है। इसके अलावा दोस्तों हजारा मंदिर एवं विट्ठल मंदिर, जी हां दोस्तों, हजारा एवं विट्ठल मंदिर भी याद रखेगा दोस्तों, विट्ठल मंदिर का भी इन्होंने निर्माण कराया था। तो ये 2 मंदिर कम से कम और एक नगर, ये भी आप साथ में याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिख रहा राजा कृष्णदेव राय की उपाधि क्या थी दोस्तों, तो इनकी उपाधि थी दोस्तों, इन्हें आंध्र भोज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आंध्र भोज। कई जगह पे दोस्तों इन्हें आंध्र पितामह भी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, आंध्र भोज, आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश का आंध्र भोज या आंध्र पितामह, या कहीं कहीं पर दोस्तों इन्हें अभिनव भोज भी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, अभिनव भोज भी कहा गया। तो ये तीनों आपको याद रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों याद रखना है। ये राजा कृष्णदेव राय जी की उपाधि थी। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों तुलु राजवंश के बारे में। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों अगला सवाल कि अगला दे रहा है कि राजा कृष्णदेव राय जी का उत्तराधिकारी कौन था। तो राजा कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड क्या रहा दोस्तों, आपने पढ़ा 1509 से लेकर 1529 ईस्वी दोस्तों इनका टाइम पीरियड रहा है। और कृष्णदेव राय जी का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन रहा, तो अच्युत राय जी थे। कौन थे दोस्तों, अच्युत राय जी दोस्तों यहां पढ़ते हैं 1529 पे दोस्तों गद्दी पर बैठते हैं और 42 तक दोस्तों ये इनका शासन रहा है अच्युत राय जी का। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि अच्युत राय जी के बारे में कहा जाता है कि इनका 2 बार दोस्तों राज्याभिषेक किया गया। पहला राज्याभिषेक वो तिरुपति में किया गया और दूसरा राज्याभिषेक कालाहस्ती में किया गया। याद रखेंगे क्या, अगर मैं सवाल पूछता है इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो राज्याभिषेक कब कब हुआ दोस्तों, तो पहला वाला जो हुआ है वो तिरुपति में हुआ है। कहां हुआ दोस्तों, वो तिरुपति में हुआ है। और दूसरा वाला कहां हुआ है, ये कालाहस्ती में हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप लगे हाथ पढ़ ही लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यह भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला लिख रहा है कि अच्युत राय के समय में दोस्तों कौन भारत आया। अगर हम दोस्तों राजा कृष्णदेव राय की बात कर लेते हैं तो एक बार कर लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय जी की बात अगर आप करेंगे
राजा कृष्णदेव राय जी की अगर आप बात करेंगे तो हमने पढ़ा दोस्तों राजा कृष्णदेव राय के समय में दो लोग भारत आए थे। एक तो आया था डोमिंगो पायस, क्या नाम था दोस्तों, डोमिंगो पायस, और एक नाम था दोस्तों, दूसरा नाम आपने बताया था, दोनों ड से है, याद रखेगा, डुआर्ट बारबोसा। क्या नाम था दोस्तों, डुआर्ट बारबोसा। ये दो लोग तो दोस्तों कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। आपसे सवाल कर रहा है कि अच्युत राय के शासनकाल में कौन भारत आया, तो आपने नूनीज का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, नूनीज का नाम सुना होगा। ये नूनीज दोस्तों किसके समय में भारत आया था, अच्युत राय। सर आज भी हमने कोई नूनीज से सवाल पढ़ा, हाँ आपने सवाल पढ़ा ना कि कौन सा शासक दोस्तों मानता था, धर्म को मानता था, अरे उसके बारे में, जो वीर सिंह देव के बारे में पढ़ा कि वो मंदिर वगैरह बनवाया था, ये चीजें थी। अरे वो उन्होंने तो दोस्तों पहली बार क्या किया, नागरिकों को प्रेरित किया युद्ध में हिस्सा लेने का, वही सवाल है, ठीक है, वो नूनीज नहीं कहा था। लिख रहा है अच्युत रामयुदम। जी हाँ दोस्तों, एक और रचना है दोस्तों अच्युत रामयुदम। देखिए अगर रचना की बात आई गई तो फिर से दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं कृष्णदेव राय जी पर, ठीक है, और आपको याद करना है फिर से कृष्णदेव राय की वो दो रचनाओं के बारे में। तो मैंने बताया था, इनको आप जरूर याद रखेगा, परीक्षा में आता है। क्या क्या बताया था, मैंने बताया आपको अमुक्त माल्याद के बारे में, अमुक्त है, ठीक है, अमुक्त माल्याद। जी हाँ दोस्तों, अमुक्त माल्याद एक रचना है। दूसरा है जाम्बवती कल्याणम। क्या नाम है दोस्तों, जाम्बवती कल्याणम। जी हाँ दोस्तों, ये दो रचना है, याद रखेंगे। ये तो कृष्णदेव राय जी की रचना है। और यहां आपसे नया सवाल पूछ रहा है, लिख रहा अच्युत रामयुदय नामक दोस्तों ये रचना किसने किया है, तो इनका नाम है राजनाथ डिंडिम। क्या नाम है दोस्तों, राजनाथ डिंडिम। ये दोस्तों दरबारी कवि थे। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ डिंडिम का नाम याद रखेगा। ये दरबारी कवि थे अच्युत राय के, ठीक है, ये दरबारी कवि थे किसके दोस्तों, अच्युत राय के कवि थे, अच्युत राय के दोस्तों एक कवि थे, और तभी इन्होंने अच्युत रामयुदम लिखा है, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा है तुलु वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन हुआ, ठीक है, कृष्णदेव राय के बाद अच्युत राय, और अच्युत राय के बाद दोस्तों अगला शासन जो आता है वो सदाशिव का शासनकाल है। नाम क्या दोस्तों, सदाशिव का शासनकाल है, याद रखेगा, सदाशिव ये अंतिम राजा थे तुलु वंश के, इसको याद रखेगा। एक चीज और याद रखेगा, इनके शासनकाल में वास्तविक सत्ता इनके हाथ में नहीं थी, ठीक है, वास्तविक सत्ता इनके हाथ में नहीं थी। इनके समय में वास्तविक सत्ता राम राय के हाथ में थी, ठीक है, राम राय। और ये राम राय के कठपुतली राजा थे। राम राय जो कहते थे ये वही करते थे, यही इनका काम था। तो 1542 तक का आपने पढ़ लिया है, 42 से लेकर 70 तक, 1542 से लेकर के 1570 ईस्वी तक दोस्तों ये किसका राजपाट रहा है, तो याद रखेगा यहां पर सदाशिव का राजपाट रहा है। लेकिन वास्तविक सत्ता इनके हाथ में नहीं थी, कोई सेना का कंट्रोल इनके हाथ में नहीं था, वो सब किसके पास था, राम राय के पास था, ठीक है। चलिए, लिख रहा है तालीकोटा के युद्ध को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो तालीकोटा के युद्ध का कुल 3 नाम है। एक दोस्तों नाम है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। क्या नाम है, सुनिएगा ध्यान से, एक नाम है दोस्तों राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, ठीक है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, एक तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, एक नाम ये है। दूसरा नाम है दोस्तों बन्नी घट्टी का युद्ध। क्या नाम है दोस्तों, बन्नी घट्टी। जी हाँ दोस्तों, बन्नी घट्टी का युद्ध, ठीक है। तो ये दोस्तों आप दोनों याद रखना है, एक तो राक्षसी तांगड़ी याद रखना है, एक बन्नी हट्टी, घट्टी नहीं दोस्तों, हट्टी होता है, घ नहीं ह रहेगा, ठीक है, बन्नी हट्टी लिखिएगा, बन्नी हट्टी का युद्ध, ठीक है। ये अच्छा कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1565 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और आपने अभी क्या पढ़ा दोस्तों कि जो अंतिम राजा सदाशिव हैं, ये सदाशिव दोस्तों कब से कब तक, तो 1542 से लेकर के 70 ईस्वी तक दोस्तों ये गद्दी पर तो हैं, लेकिन दोस्तों वास्तविक सत्ता किसके हाथों में है, वास्तविक सत्ता किसके हाथों में, तो वो राम राय के हाथों में। किसके हाथों में दोस्तों, वो सत्ता राम राय के हाथों में है। तो राम राय ही आगे चल के दोस्तों युद्ध करवाता है, खाली राजा ये थे, बाकी सत्ता उनके हाथ में थी, ठीक है। लिख रहा है तालीकोटा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो जो सबसे बड़ा साम्राज्य था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। और आपने पढ़ा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश चल रहा था दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों तुलु राजवंश चल रहा है। क्या चल रहा है, तुलु वंश चल रहा है। तो ये लड़ाई दोस्तों तुलु वंश या फिर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच में हुआ था। जी हां दोस्तों, बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। हालांकि याद रखेंगे दोस्तों बहमनी साम्राज्य। अच्छा दोस्तों यहां पर नेतृत्व कौन कर रहा था, चलिए ये भी लिख लीजिए साथ में दोस्तों, ये पूरा नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसका नेतृत्व की अगर हम बात करेंगे तो नेतृत्व भाई सेना कौन कंट्रोल करता था, राम राय कंट्रोल करता था ना। तो याद रखेगा सेना राम राय कंट्रोल करता था, तो इनका नाम याद रखेगा। और इधर बहमनी साम्राज्य के साथ दोस्तों ये तालीकोटा के युद्ध हुआ है, याद रखेगा। और यहां पर अली आदिल दोस्तों नेतृत्व कर रहा था। कौन कर रहा था नेतृत्व, अली आदिल।
अली आदिल शाह दोस्तों ये नेतृत्व कर रहा है, ठीक है, अली आदिल शाह, ठीक है, अली आदिल शाह ये नेतृत्व कर रहा था। किसका नेतृत्व कर रहा था दोस्तों? तो यहां पर बहमनी साम्राज्य का नेतृत्व हो रहा था। अगला लिख रहा सवाल कि तालीकोटा युद्ध को किसने अपनी आंखों से देखा था? तो आंखों से देखने वाला व्यक्ति था सेविल। क्या नाम था दोस्तों? सेविल नाम था। जी हां दोस्तों, आगे चल के सेविल ने एक रचना भी किया है, अ फॉरगेटन अंपायर। क्या लिखा दोस्तों? अ फॉरगेटन अंपायर। जी हाँ दोस्तों, एम्पायर, EMPIRE, ठीक है, अ फॉरगेटन एम्पायर दोस्तों ये इनकी रचना है। किसकी रचना है? सेविल की रचना है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक सवाल दोस्तों और यहां से जो अच्छा पूछता सवाल वो ये पूछता कि तालीकोटा का युद्ध जब समाप्त हो गया तब भारत कौन आया था? तो उस स्थान को देखने एक विदेशी व्यक्ति आया था जिसका नाम था सीजर फ्रेडरिक। क्या नाम था दोस्तों? युद्ध समाप्ति के बाद, तो लिखेगा युद्ध समाप्त के बाद दोस्तों भारत कौन आया था देखने के लिए? तो सीजर फ्रेडरिक आया था। कौन आया था? सीजर फ्रेडरिक। ये युद्ध दोस्तों बड़ा पॉपुलर युद्ध रहा क्योंकि यह युद्ध लड़ा गया था खास करके विजयनगर साम्राज्य। वैसे कृष्णदेवराय जिंदा नहीं थे, अगर होते हैं तो सबकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर लेते। आपने पढ़ा था कि कृष्णदेवराय जी ने किसको हराया था? शुरुआत किया था दोस्तों कहां से? बीदर से स्टार्ट किया था, महमूद शाह को हराया, फिर बीजापुर के जो है यूसुफ आदिल शाह को हराया, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह को हराया, फिर आगे आया उड़ीसा के गजपति शासक को हराया, प्रताप रुद्र को, फिर आगे गया गोलकुंडा के शासक को हराया, कुली कुतुब शाह को। तो दोस्तों ये संघ बन गया था। जो बहमनी साम्राज्य था, ये बहमनी साम्राज्य कई राजवंशों का दोस्तों संघ था या कई राजाओं का संघ था, सब मिल गए। इसमें अहमदनगर भी शामिल था, इसमें बीजानगर भी शामिल था, बीजापुर भी शामिल था, इसमें बीदर भी शामिल था, इसमें गोलकुंडा भी शामिल था। वो सभी राजाओं का ग्रुप था और सबने मिलकर दोस्तों यहां पर प्रहार किया था। और उसके बाद देखिए इतने लोग मिलकर अगर साम्राज्य का पतन करने उतरेंगे तो पतन तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों यहां राजपाट खत्म होता है और यहीं पर तुल वंश हमारा समाप्त होता है, ठीक है। आगे आएंगे दोस्तों तो हम लोग आखिरी वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अराविडु वंश चलेगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य पर अराविडु वंश का राज आता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है, अगली क्लास में। और तब जाकर के आपका विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग बहमनी साम्राज्य की चर्चाएं शुरू करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? आपको पढ़ करके अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। देखिए लगा हुआ अच्छा तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, तभी लोग चैनल से जुड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट तो जरूर करिए, ठीक है। प्लीज दोस्तों आपसे निवेदन है लाइक और कमेंट दोनों कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे साथ आप भी मेहनत करें, ठीक है। ये हमारे दोस्तों बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पढ़ा दिए गए पूरी तरह से, ये उन्हीं के हैंड नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी किताबें भी आ चुकी हैं, बैच आ चुका, तो मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और कंपेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ, हमारे विषय को, हमारे किताबों को, हमारे कोर्सेज को। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो क्लास चल रहा है उसका भी कंपेयर आप किसी से भी कर सकते हैं, तो आपको लगेगा कि वाकई आपके समय को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी कंटेंट जो मिलता है वो स्टडी 91 पे मिलता है। तो आप आइए और जुड़िए हमारे साथ, अपनी सफलता को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।